अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वो कोई पुरानी बात नहीं थी कि अमीर मिस्र व अफ्रीका मूसा बिन नसीर ने एक ईसाई हुक्मरान की फरियाद पर तारिक बिन ज़ियाद को बुलाया था। 3-4 साल पहले का ही तो ये वाक़या था। दमिश्क के कैद खाने में बैठे हुए मूसा बिन नसीर को गुजरती हुई ज़िंदगी का एक एक वाक़या याद आ रहा था। उसकी बूढ़ी आंखों के सामने गुजरे हुए लम्हों का काफिला उल्टे कदम चलता रहता था। उसने अल्लाह ताला से गिला शिकवा नहीं किया था। वो जानता था कि अल्लाह उससे नाराज नहीं। वो दुनिया से रिश्ता तोड़ चुका था। उसने जहनी तौर पर कबूल कर लिया था कि उसे इसी कैद खाने में जान देनी है और उसे गुमनामी में कहीं दफन कर दिया जाएगा। उसे मालूम ना था कि वो जहाँ कहीं भी दफन हुआ, दफन ना भी हुआ, तारीख़ इस्लाम में वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। जब तक सूरज अपनी तमाज़त से ज़मीन को ज़िंदा रखेगा, मूसा बिन नसीर का नाम जिंदा व पाइंदा रहेगा। गम से न ढाल ज़ईफ़ुल उमर, ज़िल्लत व मुशक्क़त से आदमुआ किए हुए मूसा बिन नसीर को एक दिन याद आया जब मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के एक शहर तंजा में मुकीम था। उसे इतला दी गई कि सैफस्ता का गवर्नर जोलियन उसे मिलने आया है। जोलियन, मूसा ने हैरत ज़दगी के आलम में पूछा, उसी सही हुक्मरान को मुझसे मिलने की क्या सूझी है? उसके साथ चंद और आदमी हैं। इतला देने वाले ने जवाब दिया, वो शाही ख़ानदान के आदमी या आला हुक्काम मालूम होते हैं। वो कुछ तोहफे भी लाए हैं। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आता। मूसा ने कहा कि जिसके साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई और जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, वो अचानक हमारा दोस्त बन गया है। नहीं, वो शायद सुलह की पेशकश करने आया होगा। मैं ये पेशकश कबूल नहीं करूँगा। अमीर मोहतरम, अमीर मूसा के एक हाकिम ने कहा, वो इतनी दूर से आया है, उसे मुलाकात का मौका दे दें। सैफस्ता एक बड़े शहर के बराबर रियासत थी जो जबल तारिक के बिलमुकाबिल बहिरा रोम के अफ्रीकी साहिल पर वाक़ थी। उसे यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता था। सैफस्ता और जबल तारिक के दरमियान जो समंदर हायल था, उसकी चौड़ाई 12 मील थी। सैफस्ता अंदलुस के बादशाह राडरक के ज़ेर नगी था। राडरक ने अपनी कुछ फ़ौज जूलियन को दे रखी थी और जूलियन की अपनी फ़ौज भी थी। जूलियन को चूंकि अंदलुस जैसे ताकतवर मुल्क की पुष्ट पनाही और मदद हासिल थी, इसलिए जूलियन अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा करने की कोशिशों में लगा रहता था। अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर ने उसकी सरकोबी के लिए कई बार फौज भेजी। इस तरह मूसा और जूलियन की फौजों के दरमियान कई बार लड़ाई हुई। 2-3 बार अमीर मूसा ने सैफस्ता पर बाकायदा हमला कराया, मगर सैफस्ता का कला इतना मजबूत था कि उसे बजा तौर पर नाकाबिल तस्कीर कहा जाता था। जूलियन की फौज को कले में ही रोके रखने के लिए मूसा ने सैफस्ता के इर्द गिर्द बराबर फौज बिठा रखी थी और मूसा ने इस इरादे का इजहार भी किया था कि वो जूलियन के फितने को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सैफस्ता पर भरपूर हमला करेगा। इस सूरत में ख़तरा यह था कि अंदलुस के बादशाह राडरक की फौज का, जिसकी तादाद 2 लाख भी हो सकती थी, जूलियन की मदद को आने का इम्कान था। मूसा ने 2 बार जूलियन को अपने एलची के हाथ पैगाम भेजा था कि वो अमन से रहे और अमन से रहने दे, वरना उसे भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। जूलियन ने इन दोनों पैगामों के जो जवाब दिए थे, उनमें हकारत और रऊनत की झलक नुमायाँ थी। वो खुदसर और सरकश दुश्मन मूसा से मिलने आया था। मूसा ने इशारा किया कि उसे अंदर ले आओ। शाहाना लिबास में मलबूस जूलियन शाहाना चाल चलता उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें मूसा अपने 2-3 मुशीरों और 1-2 सलारों के साथ बैठा हुआ था। जूलियन को देखकर वो उठा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसके दोनों हाथ मुसाफे के लिए आगे को फैले हुए थे। जूलियन ने अपनी जबान में कुछ कहा। काउंट जूलियन वालिय सैफस्ता कहते हैं। जूलियन के तर्जमान ने बर्बर जबान में कहा, मैं अमन व अमान से आया हूँ, अमन व अमान से रुखसत होऊंगा। दोस्ती का पैगाम लाया हूँ और दोस्ती का मुजदा लेकर जाऊंगा। हमारे घर में कोई बदतरीन दुश्मन आ जाए तो उसे भी हम दोस्त समझते हैं। मूसा बिन नसीर ने जूलियन से बगलगीर होते हुए और फिर उसे एक बाजू के घेरे में लेकर कुर्सी की तरफ ले जाते हुए कहा, आपके दिल में खा कोई खतरनाक इरादा ही क्यों न हो, हम आपको दोस्त समझेंगे। तर्जमान दोनों की बातें बर्बर जबान में एक दूसरे को सुना रहा था। जूलियन के साथ 2 चाको चौबंद मुहाफिज जर्क बर्क लिबास में मलबूस सुनहरी अनियों वाली बर्चियां सलीके से उठाए हुए थे। जूलियन ने उन्हें सर से इशारा किया। दोनों मशीनी आदमियों की तरह झुके, सीधे हुए और उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद न किया। 2 सियाफाम आदमी जिनके सरों पर सफ़ेद टोपियाँ और कमर के गिर चमकते हुए कपड़े के तह बंद थे, एक बक्स दाएं और बाएं से पकड़े हुए अंदर आए और बक्स मूसा बिन नसीर के आगे रखकर ढकना खोल दिया।
फौरन ही बाद ऐसे 2 और हबशी गुलाम ऐसा ही बक्स उठाए दरवाजे में दाखिल हुए। 3 बक्स अंदर लाए गए। मूसा बिन नसीर के मना करने के बावजूद बक्स लाने वाले गुलाम झुकते भी रहे, सजदे भी करते रहे, और जूलियन कुछ न समझते हुए मुस्कुराता रहा। ये बेशकीमत तोहफे थे जो जूलियन अपने साथ लाया था। और अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर के लिए एक घोड़ा लाया हूँ, जूलियन ने कहा। बाहर खड़ा है। ये उंदलसी नस्ल का जंगी घोड़ा है, दौड़ता नहीं उड़ता है, सिर्फ शाह सवार को अपनी पीठ पर कबूल करता है। जहां लगाम खींचो उसी कदम पर रुक जाता है। कई मैदान लड़ा है, शाही अस्तबल का बादशाह है। मैं अपनी तरफ से और खलीफातुल मुस्लिमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, मूसा ने कहा। और क्या अब आप अपने आने का मकसद बयान करेंगे? नाजरीन, 3 मुस्तनद मौरखों सटीन लेलिन पोल, प्रोफेसर रोजी और सर सटलिंग मैसवेल ने मूसा बिन नसीर और जूलियन की इस मुलाकात का तफसीली तज़किरा लिखा है। अमीर अफ्रीका व मिस्र। अब जूलियन ने कहा, मैं आपके लिए एक तोहफा और लाया हूँ, लेकिन यह तोहफा आपको खुद आगे बढ़कर हासिल करना पड़ेगा। मैं साथ रहूँगा। रास्ते में सियाह समंदर हैल है। मैं अपनी कश्तियाँ और अपने रहनुमा साथ भेजूंगा। सिर्फ अल्लाह जानता है जो हमारे दिलों में मख्फी है, मूसा ने कहा। एक तो आपकी आमद ही मेरी दानिश से बाला है, और आप जिस तोहफे का जिक्र कर रहे हैं वो मैं समझने की अहलियत नहीं रखता। क्या आप अपना मकसद और मंशा ऐसे अल्फाज में बयान नहीं करेंगे जो मुझ जैसे कम अकल आदमी के पल्ले पड़ जाए? उस तोहफे का नाम उंदलुस है, जूलियन ने कहा। उंदलुस जो एक मुल्क है और जिससे आप ना वाकिफ नहीं। आप उस मुल्क को सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर सकते हैं। आगे फ्रांस है। उंदलुस में अपनी अमलदारी मुस्तहकम करके आप फ्रांस को तय तय कर सकते हैं। सल्तनत इस्लामिया के साथ आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मूसा बिन नसीर ने पूछा। और अपने हम कौम और हम मजहब शाह राडरक से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या आप नहीं जानते कि मैं शाह राडरक का बाज गुजार हूँ? जूलियन ने कहा। उसे खदशा लगा रहता है कि अरब के मुसलमान इतनी बड़ी जंगी ताकत बन गए हैं कि उन्होंने रोमियों और फारसियों को घुटनों बिठा दिया है, और वह अफ्रीका के शुमाली साहिल तक आ गए हैं। बर्बर कबाइल को भी मुसलमानों ने इस्लाम में दाखिल करके उन्हें फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर दिया है। वो डरता है कि अब मुसलमान उंदलुस के रास्ते यूरोप में दाखिल होंगे। क्या आप उंदलुस और हमारे दरमियान आज़ाद रहना चाहते हैं? मूसा ने पूछा। ये बात की बातें हैं, जूलियन ने कहा। पहले मेरी पूरी बात सुन लें और मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या आपने भी सोचा है कि उंदलुस पर फौज कशी करके इस खूबसूरत और जरखेज मुल्क को अपनी वसी सल्तनत में शामिल कर लें? नहीं, मूसा ने जवाब दिया। मेरे पास इतनी फौज नहीं, ना मुझे इतनी कुमक मिल सकती है कि उंदलुस की इतनी बड़ी फौज पर हमला करूं। मूसा बिन नसीर ने झूठ बोला था। उसने मुतअद्दिद बार समंदर पार करके उंदलुस पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए थे। उसने अपने सलारों के साथ भी बात की थी, और वो खलीफा को कायल करना चाहता था कि उसे उंदलुस पर हमले की इजाज़त दे दे। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, जो हमेशा बैरूनी मुल्कों पर हमलों के हक में रहता था। आपको शायद मालूम नहीं, जूलियन ने कहा, कि उंदलुस कुदरत का एक शाहकार मुल्क है। लहलहाते खेत, दरख्त इतने ज़्यादा और इतने खुशनुमा के मुर्दे भी देखें तो सांस लेने लगें। उंदलुस दरियाओं और नदियों की सरजमीन है। ये सब्ज पोश पहाड़ियों और रूह अफ़ज़ा वादियों का मुल्क है। वहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। उस ज़मीन में ख़जाने दफन हैं। आप वहाँ जाएंगे तो अरब के रेगजारों और अफ्रीका की संगलाक ज़मीन की तरफ रुख नहीं करेंगे। वहाँ के लोग हसीन हैं। वहाँ की औरतों का हुस्न मशहूर कर देता है। अमीर अफ्रीका, आप क्या सोच रहे हैं? उंदलुस का दरवाज़ा मेरे इख्तियार में है, मैं खोल दूंगा। मौरख लिखते हैं कि जूलियन ने उंदलुस के कुदरती हुस्न वगैरह को ऐसे अल्फाज और अंदाज से बयान किया कि मूसा बिन नसीर पर सहरसा तारी हो गया। लेकिन वह तजर्बाकार आदमी था। वो ईसाइयों और यहूदियों की सैर अंगेजी और दिलकश फरेबकारी से वाकिफ था। उसने इशारा किया, सब आदमी उसके अपने और जूलियन के भी बाहर चले जाएं। कमरे में मूसा और जूलियन रह गए, और तर्जमान भी वहां मौजूद रहा। जूलियन, मूसा बिन नसीर ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत जाल बिछा रहे हो। क्या तुम अकल से इतने आरी हो गए हो कि ये भी सोचने के काबिल नहीं रहते कि जिस पर तुम अपनी जबान का सहर तारी करने चले हो वो बहुत से मैदानों का खिलाड़ी है? बेशक अमीर मूसा, जूलियन ने कहा, मैं ये सब कुछ सोच कर आया हूँ। उसने बड़ी तेजी से नियाम से तलवार निकाली। इससे ज्यादा तेजी से मूसा का हाथ अपनी तलवार पर चला गया जो उसकी कुर्सी के साथ खड़ी रखी थी। लेकिन जूलियन की अगली हरकत यह थी कि उसने तलवार अपने दोनों हाथों पर रख ली, जिस तरह कोई चीज किसी को पेश करने के लिए उठाई जाती है।
जूलियन मूसा के सामने एक दो कदम दूर खड़ा हो गया, फिर वो झुका और तलवार मूसा बिन नसीर के पांव में रख दी। वो सीधा हुआ और एक कदम पीछे हट गया। अमीर मूसा, जूलियन ने पुरजोश और जज्बाती लहजे में कहा, यह वो तलवार है जो कभी झुकी नहीं। गुस्ताखी ना समझना मूसा, इसे तकब्बुर और गरूर ना समझना। यह वो तलवार है जिसे तुम भी नहीं झुका सके। आज यह तलवार तुम्हारे कदमों में पड़ी है। कोई बादशाह, कोई सलार इतनी आसानी से अपनी तलवार अपने दुश्मन के कदमों में नहीं रख दिया करता, लेकिन तुम मेरे दुश्मन नहीं, अब हम भाई हैं, दोस्त हैं। आज एक दोस्त अपने दुख अपने दोस्त के सीने में डालने आया है। नाजरीन, मूसा बिन नसीर ने झुककर अपने कदमों से जूलियन की तलवार उठाई और अपने हाथों पर रखकर जूलियन को पेश की। मुझे मुसरत हुई है यह देखकर कि तुमने मुझे दोस्त और भाई कहा। मूसा ने कहा, मैं तुम्हारी तलवार की कदर करता हूँ। मूसा ने उसकी तलवार अपने हाथों उसकी नियाम में डाल दी और कहा, क्या अब मेरा दोस्त अपने दिल का दुख मुझे सुनाएगा? हाँ, जूलियन ने कहा, अगर अमीर मूसा की बेटी को कोई बेआबरू कर दे तो मूसा उसे क्या सजा देगा? जुर्म साबित होने पर मुजरिम को संसार कर दिया जाएगा। मूसा ने जवाब दिया, और अगर मुजरिम किसी मुल्क का बादशाह हो तो मूसा उसकी बादशाही की ईंट से ईंट बजा देगा। मूसा ने जवाब दिया, और अगर वो मजलूम बेटी तुम्हारे दुश्मन की हो, वो अगर मजलूम बेटी और उसका बाप फरियादी बनकर आएंगे तो मूसा उसका भी इंतकाम लेगा। मूसा ने जवाब दिया, लेकिन यह देखना जरूरी होगा कि अपनी सल्तनत किसी खतरे में तो नहीं पड़ जाती। नहीं मूसा, जूलियन ने कहा, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी अमारत किसी खतरे में नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारी सल्तनत को वसअत मिलेगी। अब सुनो मूसा, वो मजलूम बाप मैं हूँ, बेआबरू होने वाली बेटी मेरी है, फिर तुम्हारी तलवार नियाम में क्यों पड़ी है? मूसा ने पूछा, इसलिए कि मुजरिम मुझसे ज्यादा ताकतवर है और वह अंदलुस का बादशाह राडरक है। जूलियन ने कहा, मेरा ताल्लुक अंदलुस के शाही खानदान के साथ है। किसी वक्त मेरी यह रियासत आज़ाद थी। वक्त गुजरने के साथ सेवस्ता के दिफा की जिम्मेदारी अंदलुस के बादशाह ने संभाल ली और फिर सेवस्ता अंदलुस का हिस्सा बन गया। मैं हुक्मरान से गवर्नर बन गया। शाही खानदानों के यहाँ रिवाज है कि जिस किसी की बेटी 15-16 साल की उम्र को पहुंच जाती है, वो बेटी को अंदलुस के शाही महल में शाही आदाब, सलीका, शुआरी वगैरह की तरबियत के लिए भेज देता है। मैंने अपनी बेटी फ्लोरंडा को इस दस्तूर और रिवाज के मुताबिक शाह राडरक के महल में भेज दिया। उसकी उम्र 17 साल के लगभग है। चूँकि लड़कियों को आदाब व इखलाक की तरबियत दी जाती है, इसलिए उन्हें शाही महल में औरतों की निगरानी में रखा जाता है। मर्दों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे इतला भेजी कि शाह राडरक ने धोखे में उसकी आबरू रेजी की है। तुम्हारी बेटी अब कहाँ है? मूसा ने पूछा। मैं उसे तलीता से ले आया हूँ, जूलियन ने जवाब दिया। तुम जानते हो कि तलीता अंदलुस का दारुल हुकूमत है। मेरी बेटी अब सेवस्ता में है। चाहो तो मेरी बेटी को यहाँ बुलाकर पूछ सकते हो। नाजरीन, यह तारीख का एक मशहूर वाक़या है जिसे मौरखों और बाद के तारीख दानों ने तफसील से बयान किया है। इस वाक़े पर ड्रामे भी स्टेज पर खेले जाते रहे। जूलियन की 2 बेटियां थीं, एक का नाम फ्लोरंडा और दूसरी का मैरी था। फ्लोरंडा जो जो बड़ी होती जा रही थी, उसका हुस्न निखरता आ रहा था। उसकी माँ कहा करती थी कि मेरी बच्ची जितनी खूबसूरत निकलती आ रही है, उसके लिए इतना खूबसूरत शहजादा तो मुश्किल ही से मिलेगा। माँ को मालूम नहीं था कि उसकी बच्ची ने अपने लिए एक शहजादे का इंतखाब उम्र के 14वें साल में ही कर लिया है, और वो शहजादा नहीं, वो शाही अस्तबल के एक शाह सवार का बेटा था। यह शाह सवार शाही खानदान की औलाद और फौजी अफसरों की औलाद को घुड़सवारी और नेज़ाबाजी की तरबियत देता था। हेनरी उस नौजवान का बेटा था। फ्लोरंडा जब 13-14 साल की थी, हेनरी की उम्र उस वक्त 18 साल की थी। हेनरी को बाप ने लड़कपन में ही शाह सवार बना दिया था। नेज़ाबाजी का भी वो माहिर हो गया था। 14 साल की उम्र में जूलियन ने अपनी बेटी फ्लोरंडा को घुड़सवारी के लिए हेनरी के बाप को हुक्म दिया। फ्लोरंडा सुबह और शाम घुड़सवारी के लिए जाने लगी। 1.5-2 महीनों में फ्लोरंडा घुड़सवारी में इतनी पुख्ता हो गई कि उसके नीचे घोड़ा लंबे खड्ड और ऊंची रुकावटें फलांग जाता था। उसका उस्ताद उसे अकेले दूर नहीं जाने देता था, लेकिन फ्लोरंडा शहजादी थी। वह उस्ताद पर अपना हुक्म चलाकर घोड़ा ले जाती थी। उस्ताद डरता था कि यह लड़की कहीं जंगल में कोई रुकावट फलांगती घोड़े से गिर पड़ी तो उस्ताद की शामत आ जाएगी। उस्ताद ने उसका इलाज ये सोचा कि जब फ्लोरंडा घोड़ा दौड़ाती जंगल में निकल जाती तो उस्ताद अपने बेटे हेनरी को उसके पीछे घोड़े पर दौड़ा देता। हेनरी को अपने पीछे या अपने साथ देकर फ्लोरंडा ने एतराज ना किया। एक रोज उसने जंगल में घोड़ा रोका। हेनरी ने अपना घोड़ा उसके करीब जाकर रोक लिया। फ्लोरंडा ने उसकी तरफ देखा
اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ہنری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا۔ اس کے جسم کی ساخت بتاتی تھی کہ مرد میدان ہے۔ ہنری، ایک روز فلورنڈا نے اسے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو، میں تمہارے ایک غلام کا بیٹا ہوں شہزادی۔ ہنری نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ کاؤنٹ جولین کو پتہ چل گیا۔ غلط نہ سمجھو ہنری، مجھے تمہارا صرف جسم نہیں چاہیے۔ کیا تم اس محبت سے واقف نہیں جو دل سے اڑتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے؟ نہیں شہزادی، مجھے شہزادی کہنا چھوڑ دو، فلورنڈا نے کہا۔ مجھے فلورنڈا کہا کرو۔ ہنری نے اسے فلورنڈا کہنا شروع کر دیا۔ ہنری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا، لیکن قلعے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب تھا۔ وقت اڑتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔ ایک روز ماں نے فلورنڈا کو بتایا کہ اس کا باپ اسے تلیتا لے جا رہا ہے، جہاں اسے کم و بیش 1 سال اندلس کے بادشاہ راڈرک کے شاہی محل میں گزارنا پڑے گا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان شاہی محلات کی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ ان شاہی محلات میں جو آداب و اخلاق رائج ہیں ان کی کئی کہانیاں سن چکی ہوں، لیکن جب باپ نے اسے حکم کے لہجے میں اندلس چلنے کو کہا تو اسے انکار کی جرت نہ ہوئی۔ جولین اور اس کی بیوی فلورنڈا کو ساتھ لے کر اندلس کے دارالحکومت تلیتا چلے گئے اور اسے راڈرک کے شاہی محل میں چھوڑے۔ انہوں نے فلورنڈا کو راڈرک کے سامنے بھی پیش کیا تھا۔ راڈرک فلورنڈا کے حسن اور نوجوانی سے متاثر ہو کر چونک اٹھا۔ اتنی حسین! جولین، اس لڑکی کو کسی برائے نام شہزادے کے ساتھ بیاہ کر ضائع نہ کر دینا۔ فلورنڈا کے ماں باپ جب وہاں سے چلے گئے تھے تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز ہنری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا، مگر ہنری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ سمندر پار کر گیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تلیتا جا پہنچا۔ وہ فلورنڈا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ سیدھا شاہی استبل میں چلا گیا اور استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی۔ استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکھڑ اور موز اور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا۔ ہنری نے اس گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ استبل کے تمام کرندے ہنری کے گرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ گھوڑے نے اپنا اکھڑ پن دکھانا شروع کر دیا، لیکن ہنری نے تھوڑی سی دیر میں اسے رام کر لیا۔ اسے سر پر دوڑایا، ہر چال چلایا اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں رکاوٹیں پھلانگی اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر اس نے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے۔ اس کے نتیجے میں اسے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ اس کا صرف نوکری کا حصول نہیں تھا، وہ فلورنڈا سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا کہ فلورنڈا کہاں ہوتی ہے، لیکن اسے فلورنڈا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی۔ ایک روز 5-6 شہزادیاں گھوڑ سواری کے لیے آ گئیں، ان میں فلورنڈا بھی تھی۔ فلورنڈا نے ہنری کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شہزادی تھی، کسی بھی ملازم کے ساتھ وہ کوئی بات کر سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہنری کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورنڈا نے پوچھا۔ یہ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شاہ سوار ہے، آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورنڈا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا کچھ شاہ سوار ہے۔ اس روز ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ قلعے کے باہر جا کر فلورنڈا نے اپنی ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ وہ اس شاہ سوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ گھڑ سواری کا کتنا کچھ ماہر ہے۔ دوسرے ہی لمحے فلورنڈا اور ہنری کے گھوڑے پہلو با پہلو سرپیٹ دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کے اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورنڈا کو بتایا کہ میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہوں، فوراً واپس چلے جاؤ۔ فلورنڈا نے کہا، میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں ہو۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورنڈا، ہنری نے کہا۔ 1-2 اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ محل کے ارد گرد دیگر باغات تھے جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں، اور بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورنڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد اس سے پہلے اور دن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر 2 بار باغ کے اس طریق گوشے میں فلورنڈا سے ملاقات کی۔ فلورنڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادیوں کی نگرانی کی جاتی تھی، پھر بھی فلورنڈا ان دونوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد کی رات آنے کو کہا تھا۔
उस दिन जिस दिन हेनरी ने बाग में आना था, शाह रॉडरक 4-5 दिनों की गैर हाजिरी के बाद वापस आया था। उंदलस के कई दूर दराज इलाके में कुछ बागी सर उठा रहे थे। शाह रॉडरक खुद वहां गया और बागियों के 3 सरदारों के सर कलम करवा दिए थे। वो शाम को वापस पहुंचा, थका हुआ भी और खुश भी कि वो बगावत को उठने से पहले ही खत्म कराया था। उसने गुस्ल किया और शराब पीने बैठ गया। उसके अंदाज और बातों से जाहिर हो रहा था कि वो मुसरत और बदमस्ती से फटा जा रहा है। तुम सब चले जाओ, उसने अपने मुशीरों से कहा, और फलोरंडा को यहाँ भेज दो। शहनशाह मुअज्जम, मुशीर ने कहा, आपको खतरों से खबरदार करना और बचाना मेरा फर्ज है। कैसा खतरा? शाह रॉडरक ने कहा, जूलियन से मुझे क्या खतरा हो सकता है? पहली बात तो यह है कि उसकी बेटी फलोरंडा शहनशाह उंदलस की ख्वाबगाह में शब बिस्तरी को बहुत बड़ा एजाज समझेगी। अगर वो हमें कबूल नहीं करेगी और अपने बाप को बता देगी तो जूलियन हमारा क्या बिगाड़ेगा? जाओ और फलोरंडा को यहाँ भेज दो। शहनशाहियत के साथ शराब ने मिलकर रॉडरक की अकल पर पर्दा डाल दिया था। कुछ ही देर बाद फलोरंडा इस तरह खुश व खुर्म उसके कमरे में दाखिल हुई जैसे कोई बच्ची अपने बाप के बुलावे पर दौड़ी आई हो। लेकिन शाह रॉडरक ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में ले लिया। फलोरंडा बहुत तड़पी रोई भी, मगर वो एक जंगजू के ताकतवर बाजू में थी। रॉडरक को तवक्को नहीं थी कि कोई लड़की उसे इस तरह धुतकार भी सकती है जिस तरह फलोरंडा उसे नफरत से धुतकार रही थी। रॉडरक ने उसे धमकी दी कि वो सेफ्ता पर हमला करके उसके बाप को और पूरे खानदान को मजबूर कर देगा कि तलीता की गलियों में भीख मांगते फिरें। फलोरंडा ने कहा कि जमीन व आसमान को आग लगा दो, मैं अपनी कुंवारी आबरू से दस्तबरदार नहीं होंगी। नाजरीन, उंदलस की तारीख लिखने वाले तमाम मौरखीन मुतफिक हैं कि फलोरंडा ने कोई लालच कबूल ना किया। वो अपनी पाकीज़गी और दोशीज़गी के वास्ते देती रही, लेकिन शहनशाहियत और शराब ने रॉडरक को वहशी और दरिंदा बना दिया था। 16 बरस की लड़की उससे अपनी पाकीज़गी और दोशीज़गी बचा ना सकी। ये रात के पहले पैर का वाक़या है। आधी रात गुजरते ही हेनरी शाही बाग की उस जगह पहुंच गया जहां पहले फलोरंडा उसे मिल चुकी थी। वो अभी आई नहीं थी। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। एक साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा रहा था। हेनरी पहले की तरह 2-3 कदम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फलोरंडा की चाल ढाल में जरा सा भी जोशो खरोश नहीं था। वो इस तरह घास पर बैठ गई जैसे गिर पड़ी हो। क्या हुआ फलोरंडा? हेनरी ने घबराए हुए लहजे में पूछा और उसके पास बैठ गया। मुझसे दूर रहो हेनरी, फलोरंडा ने रोते हुए कहा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही, मैं अपने गयूर बाप को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फलोरंडा ने उसे सारा वाक़या सुना दिया। मेरी दोशीज़गी मेरी दौलत थी, फलोरंडा ने हिचकियां लेते हुए कहा। फलोरंडा, हेनरी उठ खड़ा हुआ और कपड़ों के अंदर नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकाल कर बोला, मैं इस बादशाह से इंतकाम लूंगा। मैं उसे कत्ल करके यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। पकड़ा गया तो भी परवाह नहीं, तुम्हारी आबरू पर खुशी से जान दे दूंगा। नहीं हेनरी, फलोरंडा ने उसके आगे बाजू फैलाकर कहा, तुम उस तक पहुंच ही नहीं सकोगे। तुम एक काम करो, सुबह शहर के दरवाजे खुलते ही निकल जाना। जिस कदर जल्दी जा सकते हो जाओ और सेवस्ता पहुंचकर मेरे बाप को यह वाक़या सुनाओ। उसे कहना कि वो आकर किसी बहाने मुझे यहाँ से ले जाए। शाह रॉडरक को यह जाहिर न होने दे कि उसे इस वाक़ये का इल्म हो गया है। अगर उसने रॉडरक के सामने ज़रा सा भी गुस्से का इजहार कर दिया तो ये बदकार बादशाह मेरे बाप को कत्ल करा देगा और मुझे हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लेगा। रॉडरक ने मुझे बड़ी खतरनाक धमकियां दी हैं, मेरे बाप को अच्छी तरह समझा देना। अली सुबह हेनरी ने उसी उखड़ और मुंहजोर घोड़े पर जैन कसी जिस पर पहले रोज उसका इम्तिहान लिया गया था। कले के दरवाजे खुल चुके थे। कले से निकलते ही उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसके सामने तलीता से समंदर तक, जहां आज जबराल्टर वाक़ है, 500 मील की मुसाफत थी। घोड़ा इतनी मुसाफत सर पर दौड़कर तय नहीं कर सकता था। हेनरी ने तलाश और ताकुब से बचने के लिए घोड़ा पूरी रफ्तार पर दौड़ा दिया। बहुत दूर जाकर उसने घोड़े को एक नदी के किनारे रोका और उसे पानी पिलाया। कुछ देर आराम के बाद वो घोड़े को मामूली रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो रात को भी सफ़र जारी रखता था। इस तरह कुछ देर आराम करते और ज़्यादा वक्त सफ़र करते उसने 4 दिनों में 500 मील का फासला तय कर लिया। आगे समंदर था। यह समुद्री मुसाफत सिर्फ 12 मील थी। सूरज गरूब होने में कुछ वक्त बाकी था जब कश्ती सेवसा के साहिल से जा लगी। हेनरी सीधा जूलियन के महल में पहुंचा। वहां बताया कि काउंट जूलियन को मेरे आने की फौरन इतला दी जाए। तलीता से शहजादी फलोरंडा का बहुत ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। जूलियन ने उसे फौरन बुला लिया। वो अपनी बेटी के पैगाम के लिए बेताब था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।